इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है आइलैंड ऑफ जर्सी। नवंबर 1957 में एक महिला जो कि पेशे से नर्स थी, वो हॉस्पिटल से अपना काम ख़त्म करने के बाद बस स्टैंड पर आती है। बस स्टैंड पर आकर वो अपनी बस का इंतज़ार करती है। रात काफ़ी ज़्यादा थी, आसपास सन्नाटा था। इसी बीच अचानक पीछे से उसके गले पर एक रस्सी आती है। पीछे एक व्यक्ति उस रस्सी को कसता है और उसे उसी रस्सी के सहारे करीब के एक खेत में लेकर जाता है। खेत में लेकर जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी के साथ पेश आता है, उसके साथ रेप करता है और उसे मारता पीटता है। जब वो अपनी पूरी भड़ास निकाल लेता है, उसके बाद उस महिला को वो उसी जगह पर छोड़कर फरार हो जाता है। जिसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की नज़र जब उस महिला पर पड़ती है तो वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, उस महिला का बयान नोट कराती है। वो महिला उस व्यक्ति से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पुलिस को बताती है, जिसमें उसने ये बताया कि उसने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बहुत ही भयानक मास्क पहना हुआ था। इसके अलावा उस व्यक्ति के शरीर से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी और वो आयरिश लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके हिसाब से वो आयरिश लैंग्वेज भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। पुलिस इन सारे बयान को नोट करती। इसके अलावा उससे पूछती कि उसने चीखने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की, तो उसके जवाब में वो महिला बताती कि उसने काफ़ी कोशिश की चिल्लाने की और चीखने की, लेकिन क्योंकि उसने रस्सी काफ़ी ज़ोर से कसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, तो उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। पुलिस उसके सारे बयान को नोट करती, तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन साल बीत जाता है। इस केस में ना तो पुलिस उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता लगा पाती और ना ही उसे गिरफ्तार करती। साल बीतने के बाद अब साल 1959 आ जाता है। 1959 में फिर इसी तरीके से एक महिला जो कि अपने काम को पूरा करके अपने घर की तरफ जा रही थी, सुनसान इलाका था, रात का वक्त था, और सेम उसी तरीके से एक व्यक्ति उसकी गर्दन में रस्सी फेंकता है और उस रस्सी को कसते हुए उसे घसीट कर करीब के खेत में लेकर जाता है। और सेम उसी तरीके से उसके साथ भी दरिंदगी की जाती है, जिस तरीके से 1957 में उस महिला के साथ की गई थी। यह महिला भी जब ये देखती है कि उसके साथ ये सब हो रहा है, तो उसे अपनी पहली महिला जिसके साथ ये पेश आ चुका था उसकी बातों को याद करने लगती है। उसे ये समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति इसके साथ दरिंदगी करेगा और उसके बाद फिर इसे मार पीट कर छोड़कर चला जाएगा। होता भी वही है, वो व्यक्ति उसको मार पीट कर छोड़कर उसी तरीके से चला जाता है। पुलिस इस महिला के भी बयान नोट कराती है, लेकिन पुलिस की टीम बयान नोट कराने के बाद अपनी तफ्तीश में तो लगी रहती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। वक्त बीतता है। 1958 में ही जुलाई के महीने में दोबारा एक ऐसा ही केस सामने आता है। जो पहला केस था वो नवंबर में था, दूसरा मार्च में 1958 में और तीसरा जुलाई 1958 में। तीसरा मामला भी कुछ इसी तरीके से था। एक 25 वर्ष की महिला जो कि रोड के किनारे गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच एक कार उसके सामने आकर रुकती। सामने अंदर बैठा एक व्यक्ति जो कि एक डॉक्टर के वेश में बैठा था, वो उससे लिफ्ट देने की बात करता है। महिला भी बगैर कुछ सोचे समझे उस कार में बैठ जाती। वो उसके साथ कुछ दूर तक जाती है। अचानक जो गाड़ी चला रहा था व्यक्ति जो कि डॉक्टर के वेश में था, वो एक रास्ते को चेंज कर लेता है। यानी रूट चेंज करने के बाद जब इस महिला को दिखता है कि व्यक्ति दूसरे रूट पर जा रहा है, तो वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो व्यक्ति वहीं पर गाड़ी रोककर रस्सी निकालता है। उसी रस्सी से उस महिला की गर्दन को पीछे से कसता है और उसके बाद घसीटते हुए उसके साथ एक साइड में खेत में लेकर जाता है। और फिर उसी तरीके से सेम वही वहशियाना तरीका, वही काम, सब कुछ उसके साथ करने के बाद फिर उसे गाड़ी में लेकर आता है, बैठालता है। जब ये महिला चीखती चिल्लाती रोती, तो वो चलती गाड़ी से उसे धक्का देकर रोड पर गिरा देता है। इस वजह से वो महिला काफ़ी बुरी घायल भी हो जाती। वो हॉस्पिटल जाती है, उसका भी बयान नोट कराया जाता है। ये तीसरी महिला थी जिससे पुलिस बयान नोट कराने के बाद ये पूरा मामला कंक्लूड करती है, तो पता ये चलता है कि ये तीनों मामले को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति वो एक ही। अब इस सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश जारी रहती है। पुलिस की तफ्तीश कहीं रुकती नहीं, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगती। होता ये है कि 1958 बीतने के बाद 1959 में एक और मामला सामने आता है।
एक और महिला के साथ इसी तरीके का अटेम्प्ट किया जाता है, लेकिन ये महिला काफ़ी तंदुरुस्त थी। वो उस व्यक्ति पर भारी पड़ जाती और उस व्यक्ति से भिड़ जाती। जब वो व्यक्ति ये देखता है कि वो इस महिला से जीत नहीं सकता, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर फरार हो जाता है। ये चौथी महिला थी, लेकिन ये चौथी महिला अपने आप को सेव करने में कामयाब हो जाती। 1960 में एक सुनसान इलाके में एक घर था, जिस घर में एक 34 साल की महिला जो कि अपनी एक 14 साल की बेटी के साथ वहाँ पर रहती थी, वो उस मकान में रहती थी। अचानक उस महिला को एक कॉल आती है लैंडलाइन पर। वो उस कॉल को रिसीव करती है, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती। इस बीच अचानक एक व्यक्ति उस महिला को धक्का देकर उसके घर में दाखिल होता है और जो उसकी बेटी जिस कमरे में सो रही थी, उस कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद उसकी 14 साल की बेटी के साथ भी सेम उसी तरीके से वहशाना तरीके से पेश आया जाता है। उसके बाद वो फिर पीछे के रास्ते से वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद 1960 में ही एक मकान जो कि एक सुनसान इलाके में था, उस इलाके में एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र 12 साल थी, वो उस घर में सो रहा था। अचानक उसे रात में लगता है कि उसकी आंख पे कोई टॉर्च जला रहा है। वो अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है कि सामने एक व्यक्ति उसकी आंख पे टॉर्च जलाए हुए। वो टॉर्च की रोशनी की वजह से उस व्यक्ति का चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन ये समझ जाता है कि एक अनजान व्यक्ति उसके कमरे में दाखिल हुआ है। वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये व्यक्ति उसके गले में रस्सी डालता है और रस्सी डालकर वो उस व्यक्ति को वहाँ से घसीटते हुए एक दूर के एक खेत में लेकर जाता है। इस बीच नीचे जो उसकी माँ थी, उसे ये महसूस होता है कि उसके ऊपरी फ्लोर पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही जो आमतौर पर नहीं होती। जब वो भागते हुए देखने जाती है तो देखती है कि उसका बेटा वहाँ से गायब है। जिसके बाद कुछ वक्त के बाद एक खेत से वो बच्चा बरामद किया जाता है, जो कि उस घर के करीब में ही था। वहाँ पर वो व्यक्ति उसको छोड़कर फरार हो जाता है। जिसके बाद अब वो पूरे इलाके में काफ़ी दहशत थी। पूरे इलाके में लोगों को मना कर दिया गया था कि रात में 10 बजे के बाद लोग बाहर ना निकले, लेकिन उसके बावजूद ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ कुछ वक्त के लिए रुकती, लेकिन उसके बाद जब लोग थोड़ा ठंडे हो जाते, फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता। इस बीच स्कॉटलैंड से एक मशहूर डिटेक्टिव पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है। आयरलैंड की पुलिस उस डिटेक्टिव को बुलाती है, जिसका नाम जैक माइनिंग था। जैक माइनिंग आयरलैंड में आकर अब इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। पुलिस के द्वारा जैक माइनिंग को पूरी डिटेल दी जाती है। वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो विक्टिम थे उनके ज़रिए पुलिस को बताए गए थे। वो ये बताते हैं कि वो व्यक्ति अक्सर ये कहता था कि उसने एक महिला की हत्या की है। अब ये सारी बातें जब जैक माइनिंग सुनते हैं तो वो अपनी तरीके से अलग अलग तरीके से इस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन जैक माइनिंग को भी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। अब जैक माइनिंग भी जब खाली हाथ हो जाते तो वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत उनकी जो सोच थी वो ये कि हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई बाहरी व्यक्ति ना हो जो दूसरी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता हो, लेकिन हो सकता है कि ये इसी आइलैंड का रहने वाला हो, यहीं का लोकल हो। इसलिए अगर लोगों की फिंगरप्रिंट ले ली जाए, उससे मैच किया जाए, तो हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब हो जाएं। इस सिलसिले में जैक माइनिंग गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये ऐलान करवाता है कि जितने भी पुरुष इस आइलैंड में रहते हैं वो अपने फिंगरप्रिंट को महकमे में दर्ज कराएं। और ये एक प्रोसेस है जिसको इस तरीके से पूरे प्लान के तहत पेश किया जाता है। अब जैक माइनिंग का ये प्लान काम करता है। वो एक और ऐलान करवाते हैं कि जो भी चाहता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स ना जमा किया जाए, वो आकर हमें यहाँ पर बता दे, हमसे बात कर ले, हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। ये प्लान कुछ इस तरीके से बनाया गया कि अगर जो व्यक्ति मुल्जिम होगा या मुजरिम होगा, वो ज़रूर अपने आप को बचाने के लिए फिंगरप्रिंट देने से इनकार करेगा। तो अगर कुछ लोगों की लिस्ट आ जाती है जो इनकार करते हैं, तो उनमें से चुन लिया जा सकता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। इस सिलसिले में सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट लेने के बाद कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनमें 13 लोगों की गिनती होती जो फिंगरप्रिंट देने से इनकार कर देते हैं। पुलिस अब इन लोगों पर नज़र रखती है, क्योंकि इन 13 लोगों ने अपनी फिंगरप्रिंट देने से इनकार कर दिए थे। इस वजह से जब इन पर नज़र रखी जाती तो वो उनमें से एक व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था।
उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उस पर पुलिस को और डिटेक्टिव थे उनको कुछ शक हो रहा था। असल में वो व्यक्ति रोज़ाना रात में अक्सर अपने घर से बाहर निकला करता था, बाहर टहलता था। इस वजह से पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस जब उसके घर पे धावा बोलती, छापा मारती, तो उसके घर से कुछ रेनकोट और कुछ इस तरीके से रस्सी का टुकड़ा जो मिलता है, तो पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है कि यही इन सारे केस में शामिल हो, यही मेन मुजरिम हो। इस सिलसिले में पुलिस उससे पूछताछ करती। पुलिस उसके घर की कई मरतबा छानबीन कर लेती है, जिससे उस जगह में रहने वाले लोगों को ये यकीन हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति है जो लोगों के साथ ये दरिंदगी के साथ पेश आ रहा है। इसके आगे जब पुलिस की टीम उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। पुलिस ये साबित करने में कासिर होती कि यही व्यक्ति इन सारे केस में शामिल है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन छोड़ने के बाद जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर को वहाँ की आवाम ने जला दिया है, इस वजह से कि उनको ये यकीन हो चुका है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही बुजुर्ग व्यक्ति। अब इस डर से वो ये समझ जाता है कि वो इस आइलैंड में अब रहने के लिए लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी जान को खतरा है। वो उस आइलैंड ऑफ जर्सी को छोड़कर एक दूसरे आइलैंड में जाकर बस जाता है। लेकिन उसे ये उम्मीद होती है, ये यकीन होता है कि एक दिन मेन मुजरिम पकड़ा जाएगा, जिसके बाद वो वापस अपनी ज़मीन पे, अपनी जगह पर जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ बड़ा हुआ, उस जगह वापस आकर रह सकता है। इस इंतज़ार में वो काफ़ी वक्त गुजारता है। इधर काफ़ी वक्त तक जब वो व्यक्ति आइलैंड छोड़ चुका था तो 2 साल तक ये सिलसिला ठप सा गया था, यानी लोगों के साथ ये कार्रवाई होना बंद हो चुकी थी। इस वजह से लोगों को और यकीन हो जाता है कि यही व्यक्ति था जो इन लोगों के साथ इस तरीके से पेश आ रहा था। लेकिन दोबारा 1975 में इस तरीके के मामले दोबारा सामने आने लगते हैं। पुलिस के सामने कई ऐसे मामले आ चुके थे जिनमें 16 साल, 15 साल, 10 साल के ऐसे बच्चे थे जिनके साथ इस तरीके की वारदात हो रही थी। पुलिस की टीम अब दोबारा से इस केस में तेज़ी लेकर आती है, तफ्तीश को और तेज़ी से आगे बढ़ाती है। अब इस दौरान पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन नतीजा ज़ीरो होता है। इसी बीच उसी वक्त पुलिस की टीम रात में जब दबिश दे रही थी, अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तो वो ये देखती है कि एक रेड लाइट एरिया में एक कार है जो कि रेड लाइट को तोड़ते हुए आगे फरार हो रही है। पुलिस की टीम उसका पीछा करती है। अचानक वो कार बीच में एक किसी चीज़ से टकराने की वजह से रुक जाती है। वो जो कार का ड्राइवर था वो उस कार को खोलता है और उसके बाद भागने की कोशिश करता है। भागते हुए वो एक खेत में उतरता है। पुलिस की टीम उसका पीछा करती है। पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार करती है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो देखती है कि ये व्यक्ति मास्क लगाए हुए, एक कोट पहने हुए और इसकी बदन से भी काफ़ी गंदी बदबू आ रही, जिससे पुलिस को ये लगने लगता है कि यही व्यक्ति है कि जो लोगों के साथ इस तरीके से पेश आ रहा है। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, जिसके बाद पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करती है। कंप्लेन दर्ज करने के दौरान वो व्यक्ति उस ऑफिसर से पेन को छीनता है और लिखता है कि अगर मैं बीस्ट ऑफ जर्सी हूँ तो मुझे साबित करके दिखाओ। इस व्यक्ति का नाम, जो इतनी सारी वारदातों को अंजाम दे रहा था, वहाँ के लोग इस व्यक्ति का नाम बीस्ट ऑफ जर्सी रख देते। जब पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो वो इस तरीके से लिख कर कहता है कि अगर वो बीस्ट ऑफ जर्सी उसे समझते हैं तो ये साबित करके दिखाएं। जब पुलिस इस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालती है तो पता ये चलता है कि इस व्यक्ति का नाम पेंसिल एडवर्ड है। पेंसिल एडवर्ड, जिसकी उम्र 43 साल थी और इसकी शादी एक जॉन नाम की महिला के साथ हुई थी। जब पुलिस की टीम इसके घर पर जाती है, वहाँ जाकर इसके घर की तलाशी लेती है, तो पता ये चलता है कि इसका जो रिश्ता है इसकी पत्नी के साथ अच्छा नहीं है। ये दोनों सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी, बाकी इनके बीच कोई रिश्ता अच्छा नहीं है। जो पत्नी जॉन है वो एक अनाथालय चलाती थी, अनाथाश्रम चलाती थी और उसी अनाथाश्रम में एडवर्ड नौकरी करता था, यानी वो जो छोटे मोटे काम थे वो किया करता था। अब पुलिस की टीम जब एडवर्ड के घर की तलाशी लेती है तो उसमें एक खुफिया कमरा निकलकर सामने आता है। उस खुफिया कमरे में जब पुलिस एंट्री मारती है तो उनको बहुत ही गंदी बदबू मिलती है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर कई अलग अलग तरीके के डरावने डरावने मास्क लटके हुए हैं, इसके अलावा रस्सी है। और जब उस मास्क को करीब से देखा जाता है तो पता ये चलता है कि ये मास्क इंसानी शरीर के चमड़े के बनाए हुए मास्क हैं और उस कमरे में जानवर
के मरे होने के अंश पाए गए जिनसे बहुत ही गंदी बदबू उठ रही थी। पुलिस की टीम ये सब देखने के बाद ये सारे तथ्य उसके सामने रखते हैं, जिसके बाद अदालत में उसे पेश किया जाता है। अदालत में 1971 में इसे 30 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 30 साल की सज़ा अदालत देती है, लेकिन 30 साल की सज़ा के बावजूद 20 साल की सज़ा काटने के बाद ही एडवर्ड जेल से छूट जाता है। जेल में अच्छे चाल चलन को देखते हुए जेल के प्रशासन ने उसे 20 साल की सज़ा पूरी करने के बाद उसे रिहा कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ से छूट जाता है। वो वापस से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि ये आइलैंड ऑफ जर्सी में अब रह नहीं सकता था, क्योंकि इसे खतरा था कि लोग इसको पहचान कर इसकी जान ले सकते, इसलिए वो एक दूसरे आइलैंड पे चला जाता है। इधर मामला ये होता है कि कुछ साल के बाद हार्ट अटैक की वजह से इस एडवर्ड की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद एक और खुलासा होता है। वो खुलासा ये कि असल में उस अनाथालय में जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी तो जितने भी वहाँ पर बच्चे थे उन्होंने एडवर्ड के बारे में अच्छी बातें की थी, यानी वो एक अच्छा इंसान है, वो अक्सर हम लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा वहाँ से उसके खिलाफ कुछ सबूत या कुछ बातें नहीं की थी। लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो वहाँ मौजूद उस वक्त जो अनाथ बच्चे थे, उनमें से जो बच्चे बड़े हो चुके थे, उन्होंने पुलिस को ये बयान दिया, जिसमें बयान कुछ इस तरीके से था कि अक्सर एडवर्ड उस अनाथालय में जो बच्चे थे उनके साथ भी उसी तरीके से पेश आता था, लेकिन डर के कारण कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। वो ये डरते थे कि अगर वो इस बारे में खुलासा करेगी तो एडवर्ड उसकी जान ले लेगा। ये थी एक ऐसे दरिंदे की कहानी जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत थी। 14 साल तक पुलिस परेशान थी कि आखिर उसे कैसे गिरफ्तार किया जाए। पूरे इलाके में ये ऐलान कर दिया जाता है कि 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति इस पूरे आइलैंड पे बाहर ना निकले। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।